हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट फरवरी 2026 के पेपर के हिंदी पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी का पार्ट जो कि बहुत इजी आता है, क्योंकि उसमें लगभग 15 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, मतलब अपठित गद्यांश के होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो थोड़े पेडागोजी के होते हैं वो भी बहुत इजी लेवल के होते हैं, जिसमें कुछ ग्रामर भी होती है। तो हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई ग्रामर का कोई टर्म आएगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्रश्न संख्या 121 से 12-18 माह की आयु के बच्चे पहचाने जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं। यह अवधि जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की वस्तुओं के लिए एक ही पदावली बोली जाती है, क्या कहलाती है? तो जो बच्चे होते हैं एक इकाई वाली ध्वनियां जो निकालते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। उनको हम कहते हैं एक शब्दीय उनको हम कहते हैं एक शब्दीय वाक्य अवस्था। ये क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। पठन और लेखन कौशलों पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो उसमें एक तरह का हमें पठन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रभावित करती है। बी है, पठन और लेखन दोनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती हैं। ये गलत बात है, दोनों पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सही है, लेकिन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 123, सभी भाषाओं में कुछ सर्व सामान्य गुणधर्म होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो हर भाषा में कुछ रूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो जो इसका जो सही आंसर है उनको हम कहते हैं भाषा सार्वभौमिक। तो आंसर होगा सही ए, भाषा सार्वभौमिक होती है, मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। प्रश्न संख्या 124, किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता की स्वीकार्यता, जिस कक्षा में भाषिक विविधता होती है, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, और उसमें टीचर भी उन्हें अलाउ कर देता है कि वो अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा? बच्चों के आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाषा अधिगम में किसी प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। ये बात सही है। भाषा प्रभाव को प्राप्त करने में अवरोध प्राप्त करेगी, ये बात गलत है। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट 3। प्रश्न संख्या 125, प्रश्न संख्या 125, उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये उद्गामी साक्षरता होती क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो उद्गामी साक्षरता होती है, जिसको हम एमर्जेंट लिटरेसी भी कहते हैं, वह एक प्रारंभिक अवस्था है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू होने से पहले जन्म से लेकर प्री स्कूल तक बच्चों में विकसित होती है। इसमें बच्चे भाषा, ध्वनियों और मुद्रित शब्दों की बुनियादी कार्यों को समझना और उनका अनुकरण करना सीखता है। और जो ये उद्गामी साक्षरता होती है, इसके क्या क्या मुख्य पहलू होते हैं? चित्रकारी, इस स्तर पर बच्चे अपनी बात कहने या विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते हैं। यह चित्रकारी लेखन की और उनका पहला कदम मानी जाती है। मौखिक भाषा और शब्दावली, सुनना, बोलना और दैनिक संवाद के माध्यम से शब्दों और वाक्यों को समझना होता है इसमें। मुद्रण जागरूकता, प्रिंट अवेयरनेस, किताबों को सही तरीके से पकड़ना, पन्नों को पलटना और ये समझना कि चित्र और अक्षर किसी कहानी या अर्थ को दर्शाते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, तुकबंदी, राइम्स, अक्षरों और आवाजों के बीच के अंतर को पहचानना। उद्गामी साक्षरता के विकास में परिवार, माता पिता और शिक्षकों की बातचीत, कहानी सुनना और किताबों के साथ सार्थक अनुभव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन की मजबूत नींव को तैयार करती है। तो आई थिंक अब आप इस उद्गामी साक्षरता को समझ गए होंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है 125, उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो मुद्रित सामग्री के बारे में जो हमने पढ़ा, तो उसमें हम देखते हैं अक्षरों और शब्दों के मध्य अंतर की पहचान कर पाना। ठीक है, ये तो होना चाहिए।
बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर पढ़ पाना, ये भी ठीक है। पूरे पूरे वाक्य पढ़ना आरंभ करना, तो ये नहीं होता है, उसका पकड़ना ये आना चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 3, ये एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे बुनियादी चरण के संदर्भ में पठन कौशल के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, उन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जो पठन कौशल है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, हम उसको इसमें हमें अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें दे रखा है संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुतान विराम ध्वनि में उतार चढ़ाव के साथ सटीकता और प्रभाव के साथ पढ़ते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। दूसरा, परिचित शब्दों के कुछ वाक्यों को सटीकता के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुतान और विराम के साथ सटीकता से पढ़ते हैं। तो जहां तक लग रहा है ये 1 नंबर पे होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए और ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए। तो बी सी जो हमारा आंसर है वो है इसमें। तो एक ऑप्शन हमारा सही, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत एक्सटेंसिव श्रवण का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो एक्सटेंसिव मतलब जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं मेन टेक्स्ट के अलावा, उसके भाग नहीं है। मुख्य विचार बिंदु के लिए श्रवण, ये तो उसका भाग है मुख्य विचार बिंदु। निष्कर्ष निकालना इसका भाग है। कुछ तथ्यों व सूचनाओं के लिए श्रवण, ये इसका भाग नहीं है। सिर्फ कुछ तथ्यों पर हम फोकस नहीं करते हैं, सेंसी में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। सारांश के लिए श्रवण, ये इसका हो सकता है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो पठन कौशल के जो आकलन करना है, तो इनमें से हम कौन से कार्य को नहीं करते हैं। पढ़ी गई सामग्री के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये हो सकता है। चित्र के माध्यम से संकेत आधारित शब्द सूचना, ये भी हो सकता है। अध्यापक द्वारा कथा वाचन, ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं लग रहा है। स्वस्वर पठन, ये हो सकता है। तो सही आंसर होगा 3, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रहने वाले श्रुतलेख रनिंग डिक्टेशन को सही रूप से प्रभावित करता है। तो रनिंग डिक्टेशन में क्या क्या होता है देखते हैं। बच्चे दो दो के समूह में कार्य करते हैं। पाठ्य सामग्री को 2 अंशों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपने जोड़ीदार के लिए अंश पढ़ता है, दूसरा बालक उसका उसे लिखता है। तो ऐसा नहीं होता कि पाठ्य सामग्री को 2 हिस्सों में भाग नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो सकता है। बच्चे दो दो के जोड़ों में कार्य करते हैं। एक बालक तोड़कर पाठ्य सामग्री देखता है और जोड़ीदार को श्रुतलेख बोलता है। जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। ये सही लग रहा है इसका। बाकी 2 ऑप्शन को देख लेते हैं। अध्यापक समूची कक्षा को शब्दों पाठ्य सामग्री का श्रुतलेख बोलता है, विद्यार्थी उसे नोट करते हैं। ये तो सिंपल डिक्टेशन हो गया, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न अंशों को पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर 2 ही होगा। बालक भाषा अर्जन की सहजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। भाषा अर्जन के इस विचार बिंदु को किसके द्वारा समर्थन दिया गया है। संज्ञानात्मकवादी, कॉग्निटिविस्ट इसे नहीं कहते हैं, गलत। सामाजिक अंत्यक्रियावादी, नहीं। सोशल लर्निंग थ्योरी वाले भी नहीं कहते हैं इसे। गर्भवादी, न्यूरिस्ट भी नहीं कहते हैं इसे। और प्रकृतिवादी, नेटिविस्ट, हाँ, जो नॉन चॉम्स्की ने दिया है कंसेप्ट, तो ये इसका आंसर सही हो सकता है। तो 130 का आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या 131, प्रक्रिया लेखन उपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखक औपचारिक रूप से अपने कार्य को बेहतर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करते हैं। तो जो लेखक है वो अपने काम को दूसरों के साथ, मतलब बाहर लोगों के साथ शेयर कर रहा है, और वो है जो कि वो तो सिर्फ प्रकाशन के बाद ही हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाशन। किसी पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के संदर्भ में एक अध्यापक उस शब्द को मातृभाषा में बताता है और फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। अध्यापक किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, उसमें हम इसमें मीनिंग्स नहीं बताते हैं। संरचनात्मक उपागम, इसमें भी नहीं होता है। संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेशन में भी नहीं होगा। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें ही होता है। तो सही आंसर होगा हमारा 132 का 4।
एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं। तो एक बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है, इसको हम कहते हैं निकटतम विकास का क्षेत्र। प्रमस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्य में विकार, जिससे भाषिक स्वरूपों व नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई हो, उसे क्या कहेंगे। तो इसमें पठन वैकल्य डिसलेक्सिया नहीं होता है, इसकी वजह से डिस्कैल्कुलिया भी नहीं होता है, डिसरथिया भी नहीं होता है, वाचकघात अफिजिया, हाँ ये इसमें होता है। तो सही आंसर होगा 4 वाचकघात। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। ठीक है, और इसमें हो सकता है उत्पादकता, नहीं हो सकता, यादृच्छिकता, ये भी नहीं हो सकता, विस्थापन भी नहीं होता, सांस्कृतिक प्रसारण, ये सही आंसर होगा इसका 135 का ऑप्शन 4। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 136 से 142 है, इसमें एक ही पैसेज दे रखा है। आप चाहें तो इस पहले पैसेज को पढ़ सकते हैं, पेपर में भी आपको ऐसे करना होगा, पहले 1 से 2 बार आप इस पैसेज को पढ़ें और उसके बेसिस पे आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ईर्ष्या पर एकाधिकार है। ईर्ष्या पर किसका एकाधिकार है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें कुछ आंसर इसका हमें मिलता है, तो यहाँ पर दे रखा है ईर्ष्या का अन्य अधिकार मनुष्य जाति ही पर है। तो इसका तो आंसर बहुत सीधा सीधा हमें मिल जाएगा, 2 आंसर मिल जाएगा। मानव की स्थिति दोहरी होगी का आशय है। तो इसमें 137 में है, उसका आंसर इसमें मिल जाएगा। मानव की स्थिति दोहरी हो गई का अर्थ यह है इसमें जैसा हूं वैसा नहीं समझा जाता। 138 ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में जगह पाती है का आशय है। और इसका है ऐसे लोगों का हृदय ईर्ष्या से भर जाता है। इसका आंसर है 2। सही कथन चुनिए। ईर्ष्या का बहुवचन रूप है ईर्ष्याएं, ईर्ष्या का बहुवचन रूप है ईर्ष्यायो, ईर्ष्या का बहुवचन रूप नहीं होता, ईर्ष्या का बहुवचन रूप है ईर्ष्य। तो इसका आंसर होगा 3, ईर्ष्या का कोई बहुवचन रूप नहीं होता। दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं में रखकर डैश है। अब इसमें दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं, इसमें जो ऑप्शन देखे वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, संयोजक और क्रिया। तो संयोजक जो कि कंजक्शन होते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, क्रिया में पता है। वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं पहले। तो व्याकरण में कृदंत पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो विशेषण का काम करता है। जैसे इंग्लिश में भी पार्टिसिपल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कृदंत होता है। वर्तमान कालिक कृदंत प्रेजेंट पार्टिसिपल और भूतकालिक कृदंत पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आपके संदर्भ के आधार पर ये निर्धारित होता है कि कौन सा सही है। इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है? तो वर्तमान कालिक कृदंत क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई या ते हुए, जैसे दौड़ता हुआ है, जैसे अंग्रेजी में क्रिया के अंदर आईएनजी रनिंग वॉकिंग लगता है। अर्थ ये बताता है कि कार्य वर्तमान में या बोलते समय चल रहा है, अपूर्ण है। तो मतलब जो काम है वो अभी चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके क्या उदाहरण है? वह सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा है, जलते हुए दिए को बुझा दो, मतलब दिया भी जल रहा है। भूतकालिक कृदंत क्या होता है? इसकी पहचान क्या? क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए जैसे टूटा हुआ आता है। अंग्रेजी में इसे क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, जैसे ब्रोकन को भी कहा जाता है। यह बताता है कि कार्य पूरा हो चुका है, यह कार्य की पूर्ण अवस्था परिणाम को दिखाता है। अब इसके क्या उदाहरण है? यह एक टूटी हुई कुर्सी है। ठीक है, मेज पर लिखा हुआ पत्र मेरा है। तो मतलब सिंपल सा है, वर्तमान कालिक कृदंत वो है जिससे हमें पता लगता है काम अभी चल रहा है, और भूतकालिक कृदंत वो है जिससे ये पता लगता है कि काम अभी पूरा हो चुका है। तो आइए एक बार प्रश्न नंबर 140 को दोबारा देखते हैं। दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं में रखकर क्या है? तो दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं, तो जो प्रयत्न है इसमें वो अभी पूरा हो चुका है, मतलब जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, प्रयत्न कर रहे नहीं है। तो इसमें आएगा भूतकालिक कृदंत। कुछ प्रश्न संख्या 141, मनुष्य का दुख बढ़ने का कारण है मैं जैसा हूं उसे उससे कम समझा जाता है, मैं जैसा हूं वैसा ही समझा जाता हूं, मैं समझा ही नहीं जाता हूं, लोग मुझे कुछ नहीं समझते हैं। तो दुख तब होता है जब तो हम जैसे हैं वो उससे कम समझा जाएगा, तो मुझसे दुख होगा। उत्तर एक होगा इसमें। प्रश्न संख्या 142,
मनुष्य के लिए आनंददायक है। मैं जैसा हूँ उससे निम्न समझा जाता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाना जाता हूँ, मैं जैसा हूँ उससे बड़ा समझा जाता हूँ। अगर मैं बड़ा समझा जाएगा तो हमें आनंद प्राप्त होगा। तो उत्तर होगा 3। अब प्रश्न संख्या 143 से 150 के बीच में फिर से वही है। एक आपको एक पर्टिकुलर ध्यान दे रखा होगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें आंसर करने होंगे। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इसके अंदर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे भी एक बार। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 143। किसी परिचित के प्रतिष्ठित हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आई थिंक ऐसा तो नहीं होता है। हम उसे पहले से अधिक इज्जत देते हैं, ईश्वर जिसकी नींव पड़ जाती है, उसके विकास को रोकने का मन करता है। तो जो सिंपल लैंग्वेज में आंसर में 3 पता लग रहा है, ये आंसर आपको इसमें भी हमें उसके साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144। ईर्ष्या पैदा करने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, ईर्ष्या पैदा करने के लिए किसी का ऐश्वर्य आवश्यक नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसमें आंसर इसका एक दे रखा है आंसर की में, बाकी आप इसमें से आंसर ढूंढ सकते हैं। सूत्रपात करना का आशय है। सूत्रपात करना मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना होता है। तो 145 का जो आंसर होगा वो होगा 2। लड़कपन के साथी की बढ़ती से कोई, तुम्हारे बचपन का जो साथी होगा, अगर उस वो बढ़ने लगे, काफी आगे जाने लगे, तो उससे हमें क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी, मतलब हम उससे जलने लगेंगे। पड़ोसियों पड़ोसी संज्ञा का डैश रूप है। सामान्य बहुवचन, तिर्यक बहुवचन, तिर्यक एकवचन, सामान्य एकवचन। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, पड़ोसी जो है वो तिर्यक बहुवचन ही रहा है, तो सामान्य बहुवचन और तिर्यक बहुवचन क्या होता है, आइए देखते हैं इसे। हिंदी व्याकरण में सामान्य बहुवचन और तिर्यक बहुवचन ऑब्लिक प्लूरल को समझना बेहद आसान है। सामान्य बहुवचन क्या होता है, जब किसी संज्ञा का प्रयोग बिना किसी कारक चिन्ह के किया जाता है। कारक में बताइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग जो हमारे कारक है, अगर इनके बिना किसी का प्रयोग हो रहा है तो उसे हम सामान्य बहुवचन कहते हैं। अब तिर्यक बहुवचन क्या होता है, जब उसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ता है तो शब्द के अर्थ में कुछ बदलाव, आमतौर पर ओ या यो जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर उस संज्ञा से ओ एंड में ओ आ रहा है या यो आ रहा है, तो उसमें उसे हम तिर्यक बहुवचन कहेंगे, और उसके साथ कारक शब्द का भी उपयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लड़का है तो लड़के खेल रहे हैं, और ये सामान्य बहुवचन है। तो तिर्यक बहुवचन में लड़कों को बुलाओ, तो को जिसमें आ रहा है। किताब है, मेज पर किताबें हैं, तो यहाँ पे कारक नहीं लग रहा है। किताबों से पढ़ो, तो किताबों के आगे से लग गया हमारे यहाँ पे। घोड़ा, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों को चारा दो, ठीक है। नदी, यहाँ कहीं नदियां हैं, नदियों में पानी है। तो नॉर्मली तो सबसे मेन तो यह है तिर्यक बहुवचन में ओ एंड में जुड़ रहा है, ओ या यू, ठीक है। तो इसमें पड़ोसियों पड़ोसी संज्ञा का डैश रूप है, तो इसमें से आंसर पड़ोसियों आ रहा है, तो इसमें हम कर देंगे तिर्यक बहुवचन। उन्नति के गुप्त बाधक को खोजने पर हमें क्या पता चलता है, तो इसका आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग है, वह हमारा पुराना मित्र था। हम ईर्ष्या किससे करते हैं, जिन्हें लोग हमारे साथ पढ़ता देखते हैं, जिन पर लोगों की हमारे साथ दृष्टि पड़ती है, जिन्हें लोग हमारे साथ नौकरी करते देखते हैं, जिन्हें लोग हमारे साथ खेलता देखते हैं। तो इसको इसका जो आंसर होगा वो आंसर 2 है। डैश के बीच ईर्ष्या नहीं फलती फूलती, किन के बीच में ईर्ष्या नहीं होती है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आंसर इसका दूर रहने के वाले के बीच में ईर्ष्या नहीं होती। तो यह आइए यहाँ पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी का पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अराउंड 25 से 30 मार्क्स सिर्फ हिंदी के पोर्शन में ही आ सकते हैं, जिससे आपका सीटेट का सफर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।